2015 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने क्वालिफाई नहीं किया। 16 में भी क्वालिफाई नहीं किया। पीटी 17 में मेरा मेंस लिखा, 18 में मेरा नहीं हुआ, 19 में मैंने मेंस लिखा। ठीक है, इसके बाद से 19 के बाद से तो कंटिन्यू आप समझ सकते हो अभी तक मेरा मतलब 20-21 पीटी भी नहीं हो पाया। देखा मैंने स्वयं खुद को, दूसरों को नहीं कहूँगा, मतलब मैं अपने आप में अनुभव ये चीज़ करता हूँ कि मैं जब यहाँ आया था तो मैं बहुत सारे बुक्स के चक्कर में पड़ गया था, और वो हानिकारक चीज़। आप एक ही बुक को पढ़ो ना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आपसे भली भांति दोस्ती हो चुकी है और आप लोग लाखों की संख्या में प्यार देते हैं, इसलिए आपका बेहद शुक्रिया। आज की वीडियो में एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप कर भी रहे हैं, चाहे दिल्ली में रह के या फिर करोल बाग में या प्रयागराज में या पटना में, क्योंकि हमें एक सिक्के के दोनों पहलू का पता होना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ में एक भैया हैं और ये बिहार से हैं। ये भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे और कई साल तक इन्होंने तैयारी की, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से सफलता नहीं मिली। क्या क्या इनसे गलतियाँ हुई थी, वो सभी गलतियाँ आज की वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि आपसे वो गलतियाँ ना हो, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूपीएससी क्रैक नहीं हो पाया। ये वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है और आपको देखना भी चाहिए। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस जो बिहार है वहाँ से ही छात्र बनते हैं, और कहीं ना कहीं टॉपर भी बिहार के छात्र बन जाते हैं यूपीएससी में कई बार। और बिहार के स्टूडेंट काफ़ी मेहनती होते हैं। कि आप भी बिहार से हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है और कमेंट करना है, और बिहार के लोग हमें सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं। सबसे पहले भैया मैं ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आपकी कहानी लाखों लोग देखेंगे, आपको सुनेंगे, आप कुछ मिनटों में ही इतना कुछ सिखा जाएंगे जो आपका संघर्ष रहा कई सालों का, जो कहीं ना कहीं जो अध्यापक टीचिंग करा रहे हैं वो भी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आपने खुद झेला है, आपने खुद संघर्ष किया है। आपका नाम क्या है और बिहार में आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रोशन है। मैं बिहार के समस्तीपुर के बॉर्डर का एरिया पड़ता है, वहाँ का हूँ। अच्छा, ये यूपीएससी का समस्तीपुर बेगूसराय बोल सकते हैं आप, ठीक है, बॉर्डर का हूँ। बेगूसराय कन्हैया कुमार के आसपास? हाँ, ऑलमोस्ट में। ओके। ये यूपीएससी का कीड़ा कहाँ से उछल के आया था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में बताइए। कि इससे पहले ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से हुई और यूपीएससी के बारे में कहाँ से पता चला, जुनून कहाँ से आया, फिर आप मुखर्जी नगर आए? देखिए, मैं ग्रेजुएशन कॉपर से किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया था, और उस टाइम में मैं सीए कर रहा था, और सीए का एंट्रेंस निकाला, आईपीसीसी का ग्रुप 1 निकाला, और फिर मतलब आर्टिकलशिप मेरी चलने वाली थी। तो मैं उस टाइम में यूट्यूब पे सर्च किया, मतलब मुखर्जी नगर का वीडियो वगैरह देखा, मतलब आईएएस आईपीएस वगैरह क्या होते हैं, उनके क्रेज़ क्या हैं, इस सोसाइटी में उनका रोल क्या है। तो मैं उससे ज़्यादा मोटिवेट हो गया, सोचा कि नहीं चलो ठीक है, इस चीज़ को स्किप करके मुझे यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहिए था। शायद वो मुझे पहली गलती मैंने कर दिया था, वो नहीं करनी चाहिए थी। एक कहावत है कि मतलब 2 नाव पे इंसान को कभी भी चलना नहीं चाहिए, पहला आप एक कंप्लीट कर लो, ठीक है। मेरी पहली गलती वो हो गई। फिर मैं 2014 की बात है, जब मैं मुखर्जी नगर आया, इस रंग बिरंगी दुनिया को मैं यहाँ पे देखा, तो मतलब काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गया था कि किधर एडमिशन लेना है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा झोल जो होता है ना, झोल शब्द का मैं प्रयोग किया हूँ। एक ही सेलेक्टेड बच्चे का पोस्टर कई क्लासेस में लगाए जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन क्लासेस का। तो इससे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है, और कंफ्यूजन आने के कारण बच्चे क्या है, किसी भी कोचिंग क्लासेस में जिसका ब्रांडिंग ज़्यादा है, किसी भी क्लासेस में चले जाते हैं, और क्लासेस में जाने के बाद एडमिशन लेते हैं, और वहाँ पे एक सपना परोसा जाता है, एक सपना बेचा जाता है कि आप 2 साल 3 साल में
ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि यूपीएससी क्लियर कर लोगे, हिंदी मीडियम के छात्रों को। एक्चुअली में हिंदी मीडियम के जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पे मतलब बच्चों को ये दिमाग में डालते हैं कि मतलब तुम्हारे लिए आईएएस ही एकमात्र विकल्प है या स्टेट पीसीएस। इसके चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि और भी पैरेलल जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे नेट जेआरएफ का पेपर होते हैं, बच्चों को करना चाहिए था अपने ग्रेजुएशन के मैंने कॉलेज की पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। 50% बच्चे यहाँ पे मुखर्जी नगर में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने कॉलेज लाइफ का जो पाथ है उसको स्किप कर देते हैं और वो यूपीएससी के चक्कर में 2-3 साल 4 साल मतलब देते रहते हैं अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट। तो नहीं होने के बाद उनको दिमाग में आता है चलो ठीक है भाई फिर से जो है एमए कर लेते हैं या एमकॉम कर लेते हैं, जो भी स्ट्रीम हो नेट जेआरएफ का देंगे। तो होता क्या है कि इससे आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, आप हो सकते हैं कि नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल ना हो। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है ये है कि मतलब आप वो गलती ना करें। आप यूपीएससी करने आए हो, नो डाउट आप तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, उसके साथ साथ आपका जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है कॉलेज का उसको कंटिन्यू रखो। होगा उससे ये कि यूपीएससी आपको इतना ज्ञान दे देगी इस बतरा पे, चाहे कौन सा भी कोचिंग क्लास हो, कि आप नेट जेआरएफ का पेपर इजी वे में आप क्लियर कर दोगे। तो आपके पास एक बैक सपोर्ट हो जाएगा। फैमिली मेम्बर आपको 8 साल 9 साल तक मोरली, मेंटली और फाइनेंशियली कभी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, चाहे आप कितने भी रिच क्यों ना हो या आप बॉटम पे क्यों ना हो। तो दूसरी गलती ये होती है कि बच्चों को एकेडमिक छोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद ये है कि मतलब आप जो है यूपीएससी को मतलब ये देखो, ये कॉमर्शियलाइजेशन के दौर में यूपीएससी को देखो, मतलब यूपीएससी करने के लिए आए हैं तो यही करके जाएंगे, ऐसा नहीं गलती नहीं करना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हो। चलो ठीक है नहीं हुआ है, मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी फील्ड में कैरियर नहीं बना सकता हूँ। आप यूपीएससी करने आए हो तो आप कैरियर जो है ना इतना नॉलेज दे दिए हैं कि आप कैरियर किसी भी फील्ड में बना सकते हो, चाहे मीडिया लाइन हो या टीचिंग लाइन हो, कोई भी लाइन हो, किया जा सकता है, इस पे वर्कआउट किया जा सकता है। और 2014 में मैं यहाँ आया था, मैं बदलते हुए यूपीएससी के ट्रेंड को मैंने अपने आँखों से देखा जब सीसेट का आंदोलन हो रहा था उस समय। और इसके बाद यूं ही सिलसिला मेरा चलता रहा। 2015 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने क्वालिफाई नहीं किया। 16 में भी क्वालिफाई नहीं किया। पीटी 17 में मेरा मेंस लिखा, 18 में मेरा नहीं हुआ, 19 में मैंने मेंस लिखा। ठीक है, इसके बाद से 19 के बाद से तो कंटिन्यू आप समझ सकते हो अभी तक मेरा मतलब 20-21 पीटी भी नहीं हो पाया। तो आप ये नहीं है कि मतलब आप पीटी निकाल लिए हो तो नेक्स्ट ईयर भी आप पीटी निकाल के मेंस निकाल लोगे, इंटरव्यू निकाल लोगे। आप किसी भी स्टेज में यूपीएससी के, चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू है, फेल हो गए हैं, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ द गेम। नेक्स्ट ईयर अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। ये और ये जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे डेली हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट अपना सपना लेकर के आते हैं और इतने ही लगभग यहाँ से डेली जाते भी हैं। किसी को रूम नहीं मिल रहा है, किसी का क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं का यहाँ पे नहीं निकलता है तो वो या तो लाइब्रेरी खोलते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, कहीं कोचिंग्स में टीचिंग करते हैं, या फिर पीजी वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं चलाना, और भी बिजनेस हैं वो कर लेते हैं, चाय की दुकान वगैरह। तो क्या आपके कई ऐसे साथी भी रहे होंगे उस टाइम का जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा, और कई सारे ऐसे भी होंगे जो कुछ और काम भी कर रहे होंगे, क्या ऐसा है? देखिए, बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं मेरे जो कि स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में क्वालिफाई किए हैं, लेकिन
कुछ लोगों का कांटेक्ट है, जो बातें होती रहती है। कुछ लोग हैं जो सेलेक्ट होने के बाद शायद हो सकता है अपनी दुनिया में व्यस्तता उनको ज़्यादा होगी, ठीक है, वो अपने ज़िंदगी में मस्त हैं। और रही बात ये कि मैं कब आया था, आपका पहला सवाल, मैं 14 में आया था। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मतलब यूपीएससी में आप आए हो, यहाँ तैयारी करने के लिए आए हो, तो ये दिमाग में ये कीड़ा मत डाल लो कि नहीं जितना साल लग जाए। ये नॉर्मल एक कहावत सी बन गई है, यूपीएससी में आए हो तो एक पंचवर्षीय योजना लेके ही आना। ठीक है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, हर चीज़ लगता है, लेकिन आप देखो एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आप फ़र्क आप देखो कि बाजीराम हो, श्री राम हो, या जितने भी इंग्लिश मीडियम के कोचिंग है, चाणक्य हो, वहाँ अगर आप जाओगे तो एक 10 महीने का एक प्रोग्राम होता है, 10 महीने में वो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर भी रिजल्ट सबसे ज़्यादा उनके आते हैं। यहाँ आप बतरा पे आओगे, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के छात्रों से अगर पूछोगे तो पता चलेगा कि आप मतलब 1.5 साल, दो, मतलब कोई कोचिंग वाले तो 2-2 साल तक अप्रॉक्स में ले जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा मानना है कि 2 साल आओ, फुल एफर्ट के साथ आओ, ठीक है, एफर्ट के साथ आओ, 2 साल यहाँ तैयारी करो, ठीक है, जो भी हो जितना एफर्ट लगाना है दो। इसके बाद मेरा मानना है कि आप यहाँ से, मतलब मेरा पर्सनली व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप घर चले जाओ। शिक्षा प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन मतलब जगह एकांतवास में है। आप एकांत में रह के जितना आत्मचिंतन करोगे वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे तरह तरह की चीज़ आप अपने आँखों से देखेंगे। वो जो गांधी जी का जो 3 कंसेप्ट था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये जो बुरा मत देखो, देखने का मतलब क्या है? व्हेन यू सी फ्रॉम योर आइज़, वो एक इमेज विजुअल जो है ना आपके मन और मस्तिष्क में आ जाएगा। और जब वो मेरा मन जो ऐसा है ना कि वो मन जो है अपने आप उस चीज़ को थिंक करना चालू करेगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। मैंने मान के चलो कुछ गलत तस्वीर देख ली, तो मेरा ये आँख जो है मन मस्तिष्क में जो है आप थिंकिंग करना चालू करेगी, और जब थिंक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज़ के प्रति एक्ट करने का कोशिश करोगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आओ 2-3 साल जो भी है एक लिमिटेड टाइम के लिए माइंड मेकअप करके आओ कि मतलब इतना साल, मतलब इतना टाइम मुझे देना है। इसके बाद मेरा पर्सनली मानना है कि आप घर जाओ या कहीं भी, जो मतलब वहाँ एकांतवास में आप पढ़ाई करो, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपका वैकल्पिक विषय क्या था भैया? मेरा वैकल्पिक विषय मैंने मैथिली रखा था, और 500 मार्क्स के पेपर होते हैं मैथिली में। और पहला पार्ट जो है मैथिली का, वो आप कह सकते हो थोड़ा एफर्ट डालोगे, थोड़ा मतलब उसके लैंग्वेज को अगर आप लिखना सीख जाओगे, वो 5-10 दिन में आप हैंडल कर लोगे, और पहले पेपर में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। पेपर 2 में थोड़ा सा एफ़र्ट डालना पड़ेगा, 250 मार्क्स में थोड़ा सा एफ़र्ट डालना होगा। नॉर्मली आप कह सकते हो कि मतलब मैथिली में आप अच्छा स्कोर करके इंटरव्यू कॉल तक जा सकते हो, ठीक है, एक अच्छा सब्जेक्ट है। और ये नहीं है कि मैथिली में कि चूँकि मैं बिहार से हूँ और बिहार के बच्चे ही मैथिली लेते हैं। मेरे कई मित्रगण हैं जो अदर स्टेट के हैं, मैथिली लिए हैं, और वो उस भाषा को आराम से ग्रैप कर लिया। जब आप यहाँ पे आए थे, अधिकतर छात्र छात्राएं यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने के वास्ते आते हैं कि यूपीएससी के कोचिंग यहाँ पे करेंगे, तो फिर आपने कौन सा कोचिंग वगैरह यहाँ पे ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी ही चली? देखिए, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। मैं कई कोचिंग में मतलब गया, डेमो के लिए गया, फाइनली एक किसी कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ मैंने कोर्स को कंप्लीट किया था। और मेरा मानना यही, मैं पर्सनली कहना ये है कि मतलब आप देखो, ये अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा होगी तो आप इस चीज़ को, यूपीएससी के गेम को जो है ना, बिना कोचिंग के सहारे भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे में कुछ कमियां थी जिसके कारण नहीं हो पाया,
और मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे मित्रगण जो देख रहे होंगे, उनके अंदर अगर एक्सट्रीम लेवल का अगर डेडिकेशन है तो वो बिना कोचिंग के सहारे भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा मटेरियल आप देखेंगे ऑनलाइन हो चुका है, बुक्स ईज़िली अवेलेबल है। भारत के किसी भी कोने में रहेंगे, उनको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आके आप घर बैठे भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। क्यों आओगे यहाँ पे? यहाँ पे आने का मतलब है कि आप यहाँ आओगे, समझ लो यहाँ से नहीं हुआ तो आप मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी परेशानियाँ आप झेल सकते हो। आप 8 साल 9 साल तैयारी किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वाले, समाज के लोग, हम लोग के गांव में ये कुछ ज़्यादा ही होता है। हम लोग के गांव में ही नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड में ये एक आम सी प्रथा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए जाते हो तो समाज में एक हाइप क्रिएट हो जाता है कि बंदा गया है आईएएस यूपीएससी के लिए, और जब वापस आ जाते हो तो मतलब एक कहावत सी है, दुबे जी गए चौबे बनने, छब्बे बन के आ गए। तो आप तैयारी कर रहे हो, इस चीज़ को अपने आप सेक्रेट रखो, ठीक, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन दुनिया है, आप घर पे बैठ के कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिना कोचिंग के सहारे यहाँ आके बिना कोचिंग के सहारे यूपीएससी को क्वालिफाई किया है। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि क्या जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा होती है, इसके साथ साथ बी प्लान को भी लेकर चलना ज़रूरी है ये कि यूपीएससी एस्पिरेंट को? और आपका बी प्लान क्या है? देखिए, प्लान बी पे हमेशा वर्कआउट स्टूडेंट को करना ही चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मतलब आप एकेडमिक लाइफ को छोड़ो मत, कॉलेज लाइफ को। मान के चलो अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मतलब नेट जेआरएफ का है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो प्लान बी अपना मेरा ये था कि मतलब एक टीचिंग लाइन में जाने का, ठीक है। और मित्रगण का कुछ और हो सकता है, तो आप प्लान बी तैयार करके रखो कि मान के चलो कि अगर इस तरह नहीं हुआ, स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में अगर नहीं हुआ, तो प्लान बी पे वर्कआउट इमीडिएट कर लेना चाहिए। पर ये मैं कहता हूँ कि मैं भी एक टाइम पे 21 साल की उम्र में जब आया था तो मैं भी मुखर्जी नगर आता था, तो मेरा एक पर्सनल अपना एक ड्रेसिंग सेंस हुआ करता था, मतलब एक ठीक है डिसेंट बंदा की तरह मैं आता था। अब जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पे आता गया वैसे वैसे ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे लिए गौन हो गई। अब रही बात प्रेम का संबंध क्या यूपीएससी के साथ लगा सकते हो? प्रेम का संबंध अगर आपको देखना है यूपीएससी की किताबों में देखो, आप बुक को पढ़ो, विद्यापति को पढ़ो, मैथिली में विद्यापति को पढ़ो, उनके काव्य को पढ़ो और उसको इमेजिन करो। उनसे बेहतर प्रेम का परिभाषा किसी और बुक में, मतलब उसे प्रेम, मतलब वो अपने आप आपको प्रेम की अनुभूति कराएगी। और रही बात मेरे लाइफ में, तो मैं जब यूपीएससी जब ऑलमोस्ट हाथ खड़ा करने के कगार पे जब आया, तो मैं जब गांव गया लॉकडाउन में, तो ठीक है घर वाले भी सोच रहे थे कि बंदे को मतलब हुआ नहीं तो इसका प्लान बी अब क्या किया जाए, मतलब मैं अकेला भाई अभी इसका करना क्या है। तो काफ़ी फैमिली वालों का प्रेशर वगैरह आने लगा, तो एक लोगों के सजेशन पे ये पिताजी को कहा गया कि मतलब इसकी शादी करा दिया जाए। शादी हो जाएगी तो ठीक है, इसके अंदर एक दबाव सा आएगा, तो फिर ये कुछ अपना ठीक है काम वीम, इधर चलो नहीं हुआ तो कुछ तो कर सकता है, मतलब कुछ किसी दिशा में तो जा सकता है अपना अर्निंग पर्पस के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि मतलब अप्रॉक्स पिताजी के रिक्वेस्ट पे बहुत सारे मतलब गेस्ट आए, आप प्रपोज़ल आए, मतलब एट आप ये चीज़ कह सकते हो मोर देन 20, और 20 आउट ऑफ 19 आई हैव बीन रिजेक्टेड बाय
यूपीएससी की वजह से कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि मैं यूपीएससी के वजह से नहीं हुआ। मैं खुश हूँ अपने मतलब ठीक है, मुझे गर्व है कि मैं एक यूपीएससी का विद्यार्थी रहा हूँ। और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रखा जाता है। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि यूपीएससी करने अगर आप आए हो, नहीं हुआ है, अपने मन और मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखना। आप किसी भी फील्ड में जाके अपना कैरियर बना सकते हो। और हम लोगों को बेइज्जती सहने की आदत सी पड़ गई है यूपीएससी के विद्यार्थियों को। जब आप 5 साल 6 साल के पीरियड में आ जाते हो, जब नहीं होता है, हम लोग को कौन बेइज्जत कर सकता है? कोई बेइज्जत नहीं कर सकता है। अगर कोई बेइज्जत भी करेगा तो हम पर्सनली किसी थॉट को लेकर के मोटिवेट हो जाते हैं। तो एक ऐसा फील्ड है ये। अच्छा, अब आपका आगे का प्लान क्या है? क्या करेंगे आप? क्या कुछ आइडिया सोच रहे हैं? नहीं, अभी मेरा प्लान ये है कि मतलब एक स्कोप दिख रहा है कि मतलब एज ए टीचिंग लाइन में, ठीक है, नो डाउट मैं यहाँ पे वगैरह कुछ करने वाला हूँ नहीं। टीचिंग लाइन में बेसिक से ही स्टार्ट हो जाए एजुकेशन के लाइन में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर यूपीएससी की तैयारी कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके अंदर एक निखार आ जाता है। निखार आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको अच्छी तरीके से समझ आने लगती हैं, और जो समाज में जो लोग होते हैं उनसे अलग वो चमकने लगता है उसका चेहरा। मुझे लगता है इस तरीके का निखार आता है। और वो कहावत भी है कि जब तक बिखरेंगे नहीं तब तक निखरेंगे कैसे। क्योंकि हमारे देश में या फिर दुनिया में पहले कई बार लोग सफल नहीं हुए, लगातार उनको असफलता मिलती रही, और उसके बाद वो इतने सफल हुए कि सबके लिए उदाहरण बने हैं कई बार। देखिए, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए। मतलब दोज हु आर ब्लेमिंग यू, दोज हु आर पॉइंट आउट योर डिमेरिट्स, दे आर योर रियल फ्रेंड। समाज में लोग मुझे क्या बोलेंगे, उनकी बातों का मेरे अंदर क्या असर पड़ेगा। बस मुझे ये है कि इस एजुकेशन के लाइन में मैं क्या एक अपना छोटा सा योगदान मैं क्या दे सकता हूँ, इस फील्ड में मैं कैरियर बनाने का कोशिश करूँगा। ये मेरी एक इच्छा है। एक चीज़ और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हिंदी मीडियम के आप छात्र रहे थे या फिर इंग्लिश मीडियम के, दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं इनका प्रीलिम्स ही इतनी कम संख्या में क्यों निकलता है? इनके साथ आखिर समस्याएं क्या आती हैं? क्योंकि आप उन समस्याओं से लड़ चुके हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, ये नहीं कहते हैं कि मतलब हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है, मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने स्वयं खुद को, दूसरों को नहीं कहूँगा, मतलब मैं अपने आप में अनुभव ये चीज़ करता हूँ कि मैं जब यहाँ आया था तो मैं बहुत सारे बुक्स के चक्कर में पड़ गया था, और वो हानिकारक चीज़। आप एक ही बुक को पढ़ो ना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, एक ही किताब को पढ़ो, कई बार पढ़ो, उससे क्या होगा कि मतलब आप एक सही डायरेक्शन में जाओगे। अब ठीक है, पॉलिटी का मैंने लक्ष्मीकांत उठा लिया, ठीक है, राजेश मिश्रा सर की किताबें उठा ली, ठीक है, डी बसु उठा लिया, बहुत सारे राइटर्स के बुक हैं, ठीक है। मार्केट में आते हैं बंदे, 3-4 पब्लिकेशन की बुक उठा लेते हैं, नोट्स उठा लेते हैं, बुक करना नहीं। मतलब एक जैसा कोई एक स्पेसिफिक बुक पकड़ो, उसको अच्छे से पढ़ो और मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बच्चे जब भी यहाँ पे आए ना यूपीएससी के फील्ड को ऑप्ट करने के लिए, आने से पहले ना उनको एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड कर लेना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स मीन्स मल्टीपल टाइम्स, मतलब ये होना चाहिए कि आने से पहले सुबह उठे ना बिस्तर से, तो टॉयलेट जाने से पहले उनको जो है ना, मतलब 3 बजे से या 4 बजे से जब भी उसकी नींद खुले ना, तो एनसीईआरटी की बुक उठा के पकड़ ले और कंटिन्यू बोल बोल के पढ़ें, कंटिन्यू बोल बोल के पढ़ें। इससे क्या फ़ायदा होगा बोल बोल के पढ़ने से? 2 फ़ायदे हैं इसके।
एक कंसेप्ट है, रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स ए मैन एग्जैक्ट। यूपीएससी का खेला यही है कि आपकी राइटिंग स्किल कितनी है, आप कैसे बोल पाते हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, इन सभी चीज़ों का परीक्षा होता है वहाँ पे। आप रीड करो उस चीज़ को, राइट करो, रीड करो, राइट करो, ठीक है। एनसीईआरटी को भली भांति कर लो, इसके बाद आओ, इच्छा है तो आप कोचिंग क्लासेस ले सकते हो, और लेने के बाद आप कंटिन्यू रखो। आप एक इंग्लिश मीडियम के छात्र रहे या फिर हिंदी मीडियम? देखिए, एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, मैं इंग्लिश को भी पकड़ सकता हूँ, मतलब है ग्रैप है उस पर। मैंने एक अटैम्प्ट जो है इंग्लिश मीडियम में दिया था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, फिर मैंने इंग्लिश में हिंदी मीडियम में आया, और हिंदी मीडियम में मुझे थोड़ा ये लगा कि मतलब ये मैं इजी वे में, चूँकि मेरा मदर टंग है हिंदी, इस चीज़ को मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ। पर ये देखिए, जीवन के दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते, एक कठिन रास्ता, एक आसान वाला रास्ता। कठिन रास्ता जो है ना, इंसान को हमेशा दिग्भ्रमित करता है, वो आपको हमेशा दिखाएगा कि आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। और आसान रास्ता हमेशा लोगों को अट्रैक्टिव करता है, वो हमेशा आपको दिखाते रहेगा कि आप इस रास्ते को पकड़ो, आप इमीडिएट पहुंच जाओगे अपने पाथ पे, अपने गोल पे। लेकिन मूर्खता है आसान वाले रास्ते को पकड़ने में। आप पकड़ो, कठिन रास्ते को पकड़ो, भले ही आप शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं इस बात को आत्मविश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आपको मंजिल तक वो अवश्य लेके जाएगी। अब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा, जब आप आए थे उस टाइम के मुखर्जी नगर को और अभी का जो समय है 2022 का मुखर्जी नगर, कैसे देखते हैं कि उस टाइम क्या क्या था और अब क्या क्या हो रहा है, क्या फ़र्क है इनमें, क्या आपको दिखता है? क्योंकि आप इसलिए अच्छी तरीके से बता सकते हैं क्योंकि आप जब से लगातार देख रहे हैं। देखिए, जब मैं 2014 में यहाँ पे आया था तो उस समय भी कॉमर्शियलाइजेशन उतनी ही थी, उतनी ही ब्रांडिंग की जाती थी, और आज भी कॉमर्शियलाइजेशन उतनी ही ब्रांडिंग की जाती है। बस इस पे यही कहना चाहूँगा। इस चीज़ से बच्चों को बचना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ से बच के निकले, ठीक है। और एक छोटी सी कहावत है, काग चेष्टा बको ध्यानम, आपने सुना होगा। इस विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं जो हमारे पूर्वज ने हमें दिया है, उस 5 लक्षण को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। बस। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने आपके वास्ते बनाया है, और ये कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे वीडियो जो हमारे सहयोगी साथी हैं, इनका नाम है कुश झा, ये हमेशा वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये कैमरा संभालने में। उन्होंने ही ये वाला वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए तो आप हमें बताइए ज़रूर, क्योंकि हम उन पर हमेशा ध्यान देते हैं आपके लिए, और मुखर्जी नगर के आपके लिए लगातार ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए।